Good morning, student. This is the second class of the electrostatics. In this class, we have studied about the basic properties of the electric charge. My name is Anil Devra, and let's start this video. अब हम लोगों ने लास्ट टाइम तक क्या देखा था? हम लोगों ने लास्ट टाइम तक देखा था कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी यानी चार्ज कैसे क्रिएट होता है। आज हम इसके आगे की इसकी चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी की स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि फ्री चार्ज क्या होता है। ठीक है, फ्री चार्ज या हम बोल सकते हैं कि सर चार्ज कैसे फ्री होता है या एटम के रूप में देखते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम तक मैं आप लोगों को एटॉमिक थ्योरी भी बता चुका था। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोल सकते हैं, उसको एटॉमिक थ्योरी बोल सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से मटेरियल पॉजिटिव चार्ज आता था और जिस मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में हो जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये हम बहुत अच्छी तरीके से लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इसकी और बेसिक प्रॉपर्टी को जानेंगे, समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहला हमारे मन में एक चीज आती है कि सर फ्री चार्ज क्या होता है। तो देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल सा, अगर हम इसे एटॉमिक लेवल पे देखें तो एटॉमिक लेवल पे देखें तो हम जानते हैं, आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस स्टूडेंट्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और इसके चारों तरफ एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है। अब यहां पर अगर अपन एक स्पेशल बात करें कि स्टूडेंट्स यहां पर नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज जो यहां पर है वो 0 होगा। इट मीन जितना पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों तरफ उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये बहुत बेसिक से बात हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अब अगर हम देखेंगे तो दोस्तों इस पूरे मटेरियल को अपन आइसोलेटेड एक एटम बोलेंगे। अब आइसोलेटेड एटम बोलेंगे तो ये अपने आप में एक सिंगल पार्टिकल है। अपने आप में सिंगल पार्टिकल भाई तो दो पार्टिकल्स है कि पॉजिटिवली प्रोटॉन्स और नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन, बट अगर इसको पूरा ओवरऑल देखा जाए तो ये हमको एक सिंगल पार्टिकल दिखेगा। अब ये सिंगल पार्टिकल यहां पर जब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तो मूव करते हैं तो यहां पर इनके पास होती है कौन सी एनर्जी? बिल्कुल इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं 12 mv²। अब जैसे कि ये मटेरियल या फिर ये एटम या फिर हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने चारों तरफ से एटमॉस्फेयर से या आपके एनवायरनमेंट में से कुछ एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? तो मे बी हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। अच्छा, अब ये एनर्जी को जैसे लेगा और इसकी स्पीड बढ़ेगी तो हम जानते हैं इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ते जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ते ये फाइनली ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? यहां से इस तरीके से घूमते ये यहां से घूमते और ये बाहर निकल गया। अच्छा, जैसे ही बाहर निकल गया तो अब हमको यहां पर दो अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल देखने को मिलेंगे और एक होगा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड देन अदर चार्जेस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहां पर हम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि सर यहां पर एक पार्टिकल यहां पर कितने 2 डिफरेंट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक पार्टिकल दो पार्टिकल में, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, इतनी बात आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई। अब ये एक सिंगल, अपन ने एटम की बात करी कि एक सिंगल एटम में इस तरीके से हमने देखा कि एटम के दो हिस्से अलग अलग हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब उसे छोड़ करके भाग जाता है तो एक हिस्से के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक हिस्से के ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब अगर अपन एक सिंपल मटेरियल की बात करते हैं तो उस मटेरियल के अंदर क्या होगा? तो देखिए, अब ये एक ऐसा एक मटेरियल है, कोई सा भी मटेरियल हो सकता है, आगे चल के अपन इसका नोमेनक्लेचर भी करेंगे। अच्छा, अब इस मटेरियल में अगर आप देखोगे तो क्या क्या दिखेगा आपको? तो आप देखोगे कि सर इसी तरीके से हमारे पास न्यूक्लियस भी दिखेगा, मतलब सॉरी एटम दिखेंगे, एटम जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस तरीके से। अच्छा, इस
एटम का नेट चार्ज 0 होगा, बट इसके अंदर कई सारे एटम्स ऐसे भी होंगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर के बाहर निकल गया, और ये बाहर निकल गया तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बचा, और रेस्ट ऑफ द एटम कौन सा बचा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इस तरीके से हमको एक मटेरियल के अंदर एटम भी दिखते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स भी दिखते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बेसिकली स्टूडेंट्स होता एक एटम ही है, लेकिन उससे क्या एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल चुका है तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा, जिसको हम नेगेटिव से शो कर रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, जिसे हम पॉजिटिव या प्लस साइन से यहां पर शो कर रहे हैं। ओके, अब हम लोगों को ये मटेरियल में काफी आसानी से दिखते जाएंगे। अच्छा, अब इन्हीं चार्ज को ये जो एक्स्ट्रा यहां पर आ गए हैं, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ करके भाग गया था तब इन्हें ही हम कहेंगे फ्री चार्ज। ओके, तो इन मटेरियल के अंदर जो हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं और एटम भी मिलते हैं, इस पूरे मटेरियल के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको दो डिफरेंट टाइप के चार्ज पार्टिकल मिल जाएंगे, जो कि एक तरीके से फ्री चार्ज है। फ्री चार्ज क्यों? क्योंकि इनके ऊपर अब रेस्ट अगर देखा जाए तो चार्ज हम लोगों को दिखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर एक और मटेरियल लिया, थोड़ा सा यहाँ पर इसे क्लियरिफाई करके यहाँ पर ये, अब ये हमारे पास में एक मटेरियल है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, अब इस मटेरियल के ऊपर अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड या हम इसके दोनों कॉर्नर पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर ये वाला मैंने ये लगाया, ये कौन सी रॉड है? बिल्कुल लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं, कौन सी रॉड? ग्लास। अच्छा, ग्लास रॉड को मैंने क्या किया, ग्लास की रॉड को जैसे ही लूंगा तो याद करो फैराडेज की सीरीज, ग्लास सबसे ऊपर होता है, उसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ग्लास की रॉड को अगर मैं रब करूंगा तो रब करने के बाद इसके ऊपर इस सरफेस पर ढेर सारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद हमने दूसरी तरफ ली कौन सी रॉड? एबोनाइट। बहुत बढ़िया। अच्छा, एबोनाइट रॉड को अगर अपन रब करेंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही, नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरीके से हमने इसके दोनों कॉर्नर पर मटेरियल को, हमने एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर फ्री चार्ज अवेलेबल है और उसके दोनों एंड्स पर अपन ने एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या इसे हम आगे चल के बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो सोचिए उस मटेरियल के अंदर क्या होगा। तो उस मटेरियल के अंदर किस तरीके से काम होगा कि देखिए ये सारा का सारा। अच्छा, अभी भी यहां पर एक चीज समझिएगा कि इस बॉडी के अंदर देखिए एटम के ऊपर तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के नेट चार्ज 0 है। अच्छा, जितने पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई एटम इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता है तो इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं। इसका मतलब इस मटेरियल का भी नेट चार्ज कितना होना है? बिल्कुल, तो इस मटेरियल का नेट चार्ज कितना होना है स्टूडेंट्स? 0 होना है। जो इसका नेट चार्ज 0 होगा, हर मटेरियल का नेट चार्ज अंदर से कितना होगा? 0। अब क्यों 0 क्यों होगा? क्योंकि जितने अमाउंट में नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा उतना ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हो रहा है। अब यहां पर देखिएगा कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अच्छा ये सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसको अट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन छोड़ करके भागा था तो दो अलग-अलग पार्टिकल, अच्छा इलेक्ट्रॉन वापस आ गए तो फिर से एक सिंगल एटम, और एटम का नेट चार्ज कितना होगा? 0। यानी सोचिए कि इलेक्ट्रॉन जब छोड़ करके भागा था तो अलग-अलग दो पार्टिकल बने थे, इलेक्ट्रॉन वापस आ गया तो फिर से वो घूमने लग जाएगा और नेट चार्ज फिर से कितना हो जाएगा? 0। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर के एटम बन गए और एटम का नेट चार्ज 0। इसका मतलब चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि चार्ज बेसिकली क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस तरफ जाएगा तो इसने एक पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया। अच्छा, अब रेस्ट ऑफ द मटेरियल आपको कैसा दिखेगा? रेस्ट ऑफ द मटेरियल कैसा दिखेगा?
तो ये रेस्ट ऑफ द मटेरियल यानी कि बचा हुआ मटेरियल अब कौन सा चार्ज हो जाएगा? देखिए इसके ऊपर अभी टोटल चार्ज 0 था, एक इलेक्ट्रॉन अगर गया तो हम जानते हैं कि जब भी कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ करके भागता है तो ये पूरी की पूरी बॉडी कैसी बिहेव करेगी? लाइक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे छोड़ करके भागा तो अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी बन गई, तो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी बन गई तो ये पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल सही, नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज यानी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां से इसका मतलब क्या होगा कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला ये पूरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी तो यहां से ये पॉजिटिव चार्ज एक इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को फिर से अंदर की तरफ ले लेगा। अच्छा, फिर से इसके अंदर का नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अच्छा, और थोड़ा सा यहाँ पर इसको सोचिए कि एक और तरीके से हम इसे यहाँ पर जान समझ सकते हैं या सोच सकते हैं। देखिए कैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये चार्ज अगर नहीं भी हो, ये वाले चार्ज यानी ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले या फ्री चार्ज की अगर अपन बात करते हैं तो फ्री चार्ज जैसे यहाँ पर नहीं है। अच्छा, अगर फ्री चार्ज नहीं है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा पॉजिटिव चार्ज इसके घूम रहे इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। ध्यान से देखते जाइएगा। फिर से मैं यहां पर आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाता हूं कि हमारे पास में क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज और इसके चारों तरफ घूम रहे ये कुछ मैंने एटम्स बनाए। मान लेते हैं फिलहाल कि इसके पास अभी फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं। अच्छा, इस तरफ अपन ने कौन सा चार्ज लगाया? ग्लास रॉड रख के पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल कर दिया और इस तरफ से नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, अब आप क्या देखोगे कि सर ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, इधर से न्यूक्लियस भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब हमने देखा कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का जो फोर्स बनता है वो फोर्स इस न्यूक्लियस फोर्स से ज्यादा होता है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर करके एक एटम को न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा, अब ये मटेरियल खुद कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये पड़ोस में घूम रहे इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इस तरफ ले। अब ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया तो ये पड़ोस के इस इलेक्ट्रॉन को घूम करके यहां पर आ जाएगा। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया तो ये इसके पड़ोस में घूम रहे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरह। अब ये फाइनली हमारे पास में लास्ट में पॉजिटिव चार्ज बचा, तो ये लास्ट का बिल्कुल जो अपन ने एबोनाइट जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन थे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, देखिए कितनी बढ़िया प्रोसेस है। इसका मतलब हमको यहाँ क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर आप देखोगे तो सर एक जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन वो आपको इस डायरेक्शन में मूव करते हुए दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रॉन को छोड़ा था तो पॉजिटिव चार्ज यहां था, फिर अगले में इसने इसको करा तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, फिर पॉजिटिव। इसका मतलब हमको दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करते हुए। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि सर इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है। ये चीज को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर ये आपने समझ लिया तो आगे चल के जब हम इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों को स्टूडेंट्स इनकी डायरेक्शन देखने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए तो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो ऐसे मटेरियल हमको हमारे नेचर में देखने को मिलते हैं। अब एक मटेरियल हम लोगों को कुछ ऐसे भी देखने को मिले, ये ग्लास रॉड है, इसके ऊपर हमने ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज लगाया। अच्छा, ढेर सारा पॉजिटिव क्योंकि ग्लास को रब करेंगे तो पॉजिटिव और एबोनाइट को रब करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कुछ मटेरियल ऐसे हैं कि ये सारे के सारे पॉजिटिव मिलके इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो यहां पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, न्यूक्लियस इसको ज्यादा अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ते ही नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को जैसे छोड़ेगा ही नहीं तो फ्री चार्ज भी नहीं बनेगा। फ्री चार्ज अगर नहीं बनेगा तो चार्ज मूव भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इसको छोड़ ही नहीं।
तो हमको हमारी डे टू डे लाइफ में नेचर में ऐसे मटेरियल मिलते हैं जो थोड़े से अमाउंट में एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल जिससे हम बहुत सारी एनर्जी देते फिर भी वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालते। अच्छा, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया वो क्या करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज मूव कर सकते हैं, कि यहां पर दिख रहा है ना कि नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं। अच्छा, इन्हीं चार्ज के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमने इन्हें क्या कहा, बिल्कुल सही, कंडक्टर। तो those material which to allow the move in the charge in it, मतलब ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहेंगे। और फिर ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को मूव ही नहीं करने देते, फ्री चार्ज में कन्वर्ट ही नहीं होते हैं, तो ऐसे चार्ज को, ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे नॉन कंडक्टर। अच्छा, नॉन कंडक्टर साथ ही साथ में इसे एक और शब्द से बोलते हैं इंसुलेटर। ओके, गॉट इट। तो आई होप सो आप लोगों को ये थ्योरी बहुत अच्छे से, इसी के बेसिस पे हमने मटेरियल का, याद रखिएगा मटेरियल का फिर से एक बार क्लासिफिकेशन, जैसे हमने केमिस्ट्री में हमने या फिजिक्स में भी अलग अलग तरीके से उसके शेप, साइज या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग या डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने मटेरियल की 3 स्टेट बनाई थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट यहां पर अपन देखेंगे सिर्फ चार्ज के मूवमेंट क्या, कि जो भी मटेरियल अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने देंगे उसे हम कंडक्टर कहेंगे, और जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने नहीं देते हैं उसे हम इंसुलेटर कहेंगे। अच्छा, चार्ज को अंदर से कौन कौन मिले, तो जैसे मेटल के अंदर होता है ना कि हमने करंट एक जगह से लगाया, दूसरे कॉर्नर पर अपने को करंट मिल जाता है, इसका मतलब वो अपने अंदर से चार्ज को मूव करने दे रहे हैं, दैट इज अ कंडक्टर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हमारा मिनरल वाटर, तो हमारा जो मिनरल वाटर है उसके अंदर से भी चार्ज फ्लो कर सकता है, आयंस के फॉर्म में होता है, लेकिन आयंस बेसिकली क्या है, चार्ज पार्टिकल, तो वो मूव करते हैं। तो यहां पर हमारा मिनरल वाटर भी स्टूडेंट्स क्या है, बेसिकली एक कंडक्टर। आई होप सो ये बात बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जबकि एयर की बात करते हैं तो एयर क्या है, इंसुलेटर। क्यों, क्योंकि हमारे घर के सामने से जो वो तार जा रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो नंगा तार, उसके ऊपर कोई प्लास्टिक नहीं है, लेकिन हमें करंट क्यों नहीं लग रहा है, तो बिकॉज जो एयर होती है अपने एटम को छोड़ती ही नहीं है, उसके एयर के जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते ही नहीं है, जिसकी वजह से वो इंसुलेटर बने रहते हैं। इसका मतलब एयर में से चार्ज पास नहीं होता, और इसीलिए जो नंगे तार अपने सामने से देखे हैं ना अपने खंभों पे, उसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता। ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आप समय समय पर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ना। अब आगे देखते हैं, अब यहां पर आगे अगर हम जाएंगे तो हम लोगों को अब इसकी क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू चार्ज मूवमेंट, यानी ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को मूव करने देते हैं, तो चार्ज के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई किया। अब सबसे फर्स्ट कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या है, बिल्कुल सिंपल से आप बता सकते हो कि विच अलाउ द चार्ज टू मूव विद इन इट, यानी ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने देंगे तो उन्हें हम कंडक्टर्स कहेंगे। अच्छा, इसके एग्जांपल सारी मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स स्टूडेंट्स आप लोगों को आई होप सो पता होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पानी के अंदर हमने देखा है ना कि इलेक्ट्रोलाइट्स यहां पर इस तरीके से पानी के अंदर हमने नमक घोल दिया, और यहां पर हमने इसको दो इलेक्ट्रॉन बना दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, बैटरी से कनेक्ट। इसके अंदर पानी अगर हमने बोला है तो ये Na पॉजिटिव बन जाएगा, Cl नेगेटिव, नेगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इस कैथोड की तरफ जाएगा। और हम देखेंगे थोड़ी बाद में सोडियम यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, और यहां पर क्लोरीन जो कि गैस फॉर्म में होगी तो उसके बबल्स क्रिएट होंगे। तो ये पूरी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, और इसके अंदर से ये जो लिक्विड हमने बनाया है जिसके अंदर से चार्ज का मूवमेंट हो रहा है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, बहुत बढ़िया। हमारा जो पानी पीने का जो पानी होता है, जो नॉर्मल वाटर होता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हमारी बॉडी वो खुद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, बिकॉज क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन मतलब आयरन, ठीक है, आयरन Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में होता है, और ये 2 पॉजिटिव यानी हमारे अंदर भी फ्री चार्ज अवेलेबल है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक बहुत अच्छी कंडक्टर बन जाती है।
तो इसी वजह से जब हम करंट को छूते तो बॉडी मतलब किसी करंट को हम टच करते हैं या चार्ज को टच करते हैं तो चार्ज हमारे बॉडी के अंदर से मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात क्या आनी है, एक स्पेशल बात यहाँ पर यह आनी है कि हमें हमारे डे टू डे लाइफ में कंडक्टर चाहिए। कंडक्टर चाहिए, इट मींस हमने देखा है कि हमारे घरों पे जो कंडक्टर्स वायर होते हैं, वो कंडक्टर वायर्स जो ऊपर का प्लास्टिक जब हम छीलते हैं तो अंदर से कॉपर निकलता है या जनरली एल्यूमिनियम के होते हैं। कॉपर का मोस्ट ऑफ द टाइम कॉपर वायर होता है। ठीक है, लेकिन अब आप एक सोच सकते हो कि सर इलेक्ट्रिसिटी तो लोहे में से भी पास हो जाती है, आयरन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो आयरन के हम वायर्स क्यों नहीं बनाते? तो यहां पर एक और चीज आती है कि कंडक्टर तो है, हमारे पास में कॉपर भी है, हमारे पास में आयरन भी है, बट आयरन हम यूज क्यों नहीं करते हैं? तो इसका रीजन क्या है कि आयरन के अंदर, आयरन भी अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा, कॉपर भी अलाउ करेगा, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से अपने अंदर से चार्ज को जो अलाउ करेगा वो हम बोलेंगे कि ये अच्छा कंडक्टर है। बात समझ में आ रही है? और इसी को आगे चल के हम एक और आगे चल के जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेगी, इस चीज को हम बोलेंगे कि जो चार्ज के फ्लो के रास्ते में जो रुकावट होती है उसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, आप प्रीवियस 10th क्लास स्टैंडर्ड्स में आप थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पर रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं। नाउ तो कंडक्टर की इसी प्रॉपर्टी को हम कैसे बोलेंगे कि अच्छा कंडक्टर है? ठीक है, तो इसी की इस प्रॉपर्टी को हमने एक नया नाम दिया। तो कंडक्टर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी को जो कि बताएगा हमें कि कौन अच्छा कंडक्टर है, कौन कंपैरेटिवली बुरा कंडक्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग याद रखिएगा। तो कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिविटी, यानी जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी हम बोलेंगे कि उसके अंदर से चार्ज भी उतनी आसानी से फ्लो होगा, और चार्ज जब उतनी आसानी से फ्लो होगा तो हम बोलेंगे ये उतना ही अच्छा कंडक्टर भी है। तो यहां से यानी मोर कंडक्टिविटी बेटर कंडक्टर, जितना, और कंडक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आई होप सो ये बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हुआ होगा आप सभी को। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। नेक्स्ट, नाउ सेकेंड टाइप मटेरियल इंसुलेटर। इंसुलेटर वाले मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को बिल्कुल अलाउ नहीं करते, फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनका एटम जो होता है, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो एटम को छोड़ता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ता ही नहीं है, जिसकी वजह से तो ऐसे मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ द चार्ज टू मूव थ्रू इट, यानी ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को अलाउ नहीं करते। क्या कौन कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के अंदर आ जाएगा जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो गई। तो ये सारे के सारे मटेरियल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ या चार्ज को मूव करने ही नहीं देते हैं, फ्री चार्ज में कन्वर्ट ही नहीं होते हैं। इसके अंदर आ जाएगा प्लास्टिक, गैसेस और प्योर वाटर। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जो प्योर वाटर होता है जिसे हम डिस्टिल वाटर भी कहते हैं, ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है। और हमारा जो पीने वाला पानी होता है उसके अंदर बेसिकली दोस्तों मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। जबकि प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है, याद रखिएगा। अब जिस तरीके से हम लोगों को देखिए, अब हम लोगों को यहां पर अगर मैं एक इस माइक वाले वायर की बात करूं तो इसके अंदर से एक चीज समझिएगा कि इसके अंदर से क्या फ्लो हो रहा है। इसके अंदर एक मेटल है और मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, अब मेरी बॉडी तो कंडक्टर है, मैंने इसको पकड़ा तो मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा? बिल्कुल, तो इसका रीजन क्या है कि इसके ऊपर सर अपन ने क्या लगा के रखा है? प्लास्टिक लगा के रखा है, जो कि क्या है? इंसुलेटर है। आप बिल्कुल इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि थर्ड फ्लोर पे एक पानी की टंकी रखी हुई है और उस पानी के मूवमेंट को हम किसके जरिए कंट्रोल करेंगे? तो बिल्कुल पाइप्स के जरिए। पाइप को मैंने ऐसे करके इधर करके ऐसे करके नीचे मोड़ा तो पाइप उसी रास्ते से पानी नीचे आएगा। तो बिल्कुल यहां पर हमें इंसुलेटर भी यही प्रक्रिया, यही सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, यही फ्रीडम देते हैं कि अब सोचिए कि हमने जैसे ही हमारे पास में एक वायर इस तरीके से जा रहा था या रोड में से जा रहा था,
अगर उसके ऊपर प्लास्टिक नहीं लगाएंगे तो सारा का सारा चार्ज लीक कर जाएगा अर्थ में, टोटल वेस्ट। तो हम लोगों को उस चार्ज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर इंसुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब वही चीज है कि सर इंसुलेटर हम लगाएं तो कैसे लगाएं। जैसे अब यहां पर एक चीज को समझिए कि जैसे हमारे पास में ये अंदर एक मेटेलिक कंडक्टर, अब इस मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर, इस मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर हमने ये प्लास्टिक लगा दी, ये इस तरीके से प्लास्टिक लगा दिया। अच्छा, जैसे प्लास्टिक लगा दिया तो अंदर से चार्ज जा रहा होगा, बट चार्ज ये प्लास्टिक का मटेरियल जो होगा, यानी ये वाला इसका इंसुलेटर वाला हिस्सा है, ये अपने अंदर से किसको नहीं जाने देगा, बाहर निकलने नहीं देगा चार्ज को। चार्ज को प्रोटेक्ट करेगा, चार्ज को रोक लेगा, यानी इसके फ्लो को क्वांटिफाई कर देगा या एक डायरेक्शन में रहने देगा। अब लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे इसके अंदर से हम जो करंट फ्लो करवा रहे हैं, सिंपल मान लेते हैं कि हमने इसमें 1 एम्पीयर का करंट फ्लो करा, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे हमने इसमें 10 एम्पीयर का करंट, तो यहां पर ज्यादा हाई स्ट्रेंथ का जैसे करंट फ्लो हो रहा होगा, तब यहां पर क्या होगा कि ये प्लास्टिक अब हमको कम पड़ गया। कम पड़ गया इट मींस क्या होगा कि यहां पर अपन देंगे तो यहां से थोड़ा सा चार्ज लीक कर जाएगा। तब हमको या तो इस प्लास्टिक के इस कवर को और मोटा करने की जरूरत होगी, या तो फिर इसे और ज्यादा अच्छे इंसुलेटर से अपने को इसको प्रोटेक्ट करना होगा, लगाना होगा इसके चारों तरफ। तो इसी इंसुलेटर के इसी प्रॉपर्टी को कि अपने अंदर से बिल्कुल चार्ज को नहीं जाने देना, बिल्कुल भी नहीं जाने देना, तो ऐसे प्रॉपर्टी, इंसुलेटर की ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी प्रॉपर्टी है? इंसुलेटर मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने अंदर से चार्ज को फ्लो। जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी किसी इंसुलेटर के पास, हम बोलेंगे कि वो इतना ही ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है चार्ज को अपने अंदर फ्लो होने से। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है तो यहां पर समझिएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी प्रॉपर्टी है? इंसुलेटर। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटर इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन विथस्टैंड बिफोर द ब्रेकडाउन। अब यहां पर एक नया शब्द आ गया, ब्रेकडाउन। थोड़ा सा यहां पर इस ब्रेकडाउन को और समझते हैं। जैसे अब हमारे पास में यहां पर मैंने आप लोगों के लिए मटेरियल बताया था, इंसुलेटर, ये है एटम और इसके चारों तरफ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, इस तरह से। अब हमने यहां पर बेसिकली स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये चार्ज लगाया था, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। कैसे? वो ग्लास और एबोनाइट की। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव को खींच रहा है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और एटम भी इस न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं जाने दे रहा है, नहीं छोड़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये अभी क्या बना हुआ है? इंसुलेटर बना हुआ है। बट हमने क्या किया? अब हमने इसके ऊपर के यहां पर और चार्ज को बढ़ा दिया। अच्छा, जैसे हमने इसके यहाँ के चार्ज को बढ़ा दिया तो इट मींस कि सर अब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मिलकर इस नेगेटिव के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। अब एक समय ऐसा आएगा कि हमने इतना पॉजिटिव चार्ज यहां से क्रिएट कर दिया, इतना पॉजिटिव चार्ज इस तरफ दे दिया कि ये वाला इसका फोर्स ज्यादा हो गया। ठीक है, ये वाला इसके आपस का इस इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला फोर्स ज्यादा हो गया। और आगे चल के अपन एक चीज देखेंगे कि इस फोर्स को नापने की, वो फोर्स कितना लग रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो उसको नापने के लिए अपन क्या कहेंगे, यहां पर शब्द लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। अच्छा, अब जैसे ही ये इसमें इसके ऊपर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर गया तो फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगी, मतलब इंसुलेटर ब्रेक हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। किसने? कंडक्टर ने। ओके, तो याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। तो अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक ऐसा कि हम कितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक डाउन होने से बच जाए, कि कितना रख सकता है, मतलब ये मटेरियल कितना फील्ड को, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल सकता है। अगर उसने उस मैक्सिमम लिमिट को ही हम क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
नाउ अब आप यहाँ पर इसे पढ़ करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटर इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन विथस्टैंड, ताकि ये टिका रहे, बना रहे बिफोर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन से पहले का कंडक्टर ना बन जाए। ठीक है, तो ये इसलिए हम लोगों को मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों बातें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो ये इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है ना, आप स्क्रीनशॉट समय समय पर लेते ही चलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हिस्सा हमारे पास में आ जाता है, जैसे ये आप लोगों ने देखा होगा पोर्सिलेन। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि सर जो हमारे पास में जो सबसे बड़ा खंभा जो होता है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला खंभा जिसके ऊपर वो जिसके अंदर से 10 लाख वोल्ट तक का करंट फ्लो होता है, वो 5 तार वाले बड़े से खंभा। अच्छा, वो पूरा का पूरा खंभा भी मेटल का बना हुआ है, यानी आयरन का बना हुआ है, और जो उसके ऊपर वायर है वो भी जनरली क्या होता है, आयरन के अलॉय का बना होता है। अब उसके अंदर से ही सब चार्ज पास हो रहा है, तो वो सारा का सारा चार्ज अर्थ में क्यों नहीं जा रहा है? तो वहां पर हमको मेटल के उस खंबे को उस तार से कनेक्शन उसका तोड़ना होगा। तो उसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली ये वाला ऐसा सिस्टम, जिसे पोर्सिलेन कहा जाता है या चीनी मिल के सिंपल। अच्छा, इसका भी शेप आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से रहता है। अच्छा, इसका सिंपल ऐसा क्यों नहीं बना देते हो? तो इसका रीजन ये है कि जब यहाँ से तार से, तो अब बरसात के समय में पानी जाएगा, तो पानी इस तरीके से इसके ऊपर एक धार बना के पानी इसमें से चार्ज लीक कर सकता है, सारा सारा उसमें हैवी करंट पास हो सकता है अर्थ में। तो इसलिए इसका इस तरीके से, ताकि जैसे इसके ऊपर पानी गिरे तो यहाँ से बूंद बूंद कर करके बाहर की ओर गिरे, ठीक है, ताकि उसका वो रेगुलर डायरेक्ट वाला करंट का हिस्सा ना बन पाए। और ये आपने देखा होगा एक खंभों के ऊपर ये लगे, क्लियर, जो क्या करते हैं, इस तार का कनेक्शन इस खंभे से तोड़ते हैं, और इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। प्लास्टिक से, जो प्लास्टिक के ऊपर का, जो अपन तार के ऊपर का कवर देखते हैं, उससे काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो आई होप सो ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज और कि जो सबसे ज्यादा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो एयर की होती है, और एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। आगे इसको और देखेंगे कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, देखिए अब यहां पर समझिएगा कि जो स्पार्किंग होती है, या जो अपन बोल सकते हैं कि जो लाइटनिंग होती है, ठीक है, तो लाइटनिंग के समय पे क्या होता है, तो जैसे ही आपस में ऊपर आसमान में जब बादल एक दूसरे से रब करते हैं, एक दूसरे से फ्रिक्शन होता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारा चार्ज क्रिएट होता है। अच्छा, बेसिकली बादलों में है क्या? तो बेसिकली बादलों में होता है वाटर, ठीक है, जो कि वाटर वेपर्स होते हैं और आइस क्रिस्टल्स होते हैं। ये आपस में जब रब करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज एयर के ऊपर रखिए, और एयर के ऊपर चार्ज रखते जाते, यानी एक के ऊपर बहुत सारा चार्ज एयर के ऊपर रखते जा रहे हैं, और ये एटम है। अब एक समय ऐसा आता है कि इतना चार्ज क्रिएट हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये जब इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आकर हिट करता है तो इतनी तेजी से हिट करता है कि उस पूरे एटम को बर्न कर देता है, जला देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट डेवलप होती है, और बस वही हीट का नतीजा है कि हमको स्पार्किंग देखने को मिलती है, और लाइटनिंग देखने को मिलती है। ओके, तो याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं अपन। अब हमारे पास में कुछ ऐसे मटेरियल भी मिलते हैं जो रूम टेम्परेचर पे या फिर लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर बने रहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा, जैसे ये मटेरियल इस तरीके से है, हमने एक सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ रहा, लेकिन जैसे इसको हीटेड करा तो इसने इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ दिया। मतलब लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर होते हैं, बट जैसे ही अपन उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखा है at low temperature semiconductor are those material at low temperature the material is insulator, but at a room temperature, ठीक है, it get conductor। इसके एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब ये पूरा का पूरा हमारे पास में एक स्पेशल टॉपिक है स्टूडेंट्स, 14 चैप्टर्स, जिसके अंदर हम इसे डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं।
तो बस यहाँ पर मैं इतना ही पढ़ा करके छोड़ता हूँ, क्योंकि अपने को आगे चल के इसको डिटेल में स्टडी करना। अब नेक्स्ट है जो सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर हमको कुछ ऐसे मटेरियल भी मिले जिसको अपन एक लो टेम्परेचर पे ले आते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो गया। वो बिना किसी खर्चे के, बिना किसी भी वेस्टेज के सारी की सारी 100% इलेक्ट्रिक करंट को या 100% एनर्जी को ट्रांसफर करने लग जाता है। और ये अभी अभी आया है दोस्तों मार्केट में, या रिसेंटली इसकी बहुत ज्यादा, इसके ऊपर आज भी खोजबीन चल रही है, इसके ऊपर काम करना शुरू हुआ है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर आर दोज सुपरकंडक्टर आर दोज मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर, देयर रेजिस्टेंस becomes zero या tends to zero या almost zero। क्लियर? तो ये था मेटल्स का या मटेरियल का क्लासिफिकेशन। अब सेकंड स्टेप, हम किस किस तरीके से चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मेथड अपने चार्ज कैसे कैसे बना सकते हैं, किसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आखिर हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए चार्जिंग की तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज रबिंग, सेकंड कंडक्शन एंड थर्ड वन इज इंडक्शन। तो नाउ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रबिंग में, तो देखिए रबिंग ये हमने देखा था कि रबिंग में जैसे क्या होता है, दो मटेरियल को अपन इस तरीके से रब करते हैं, तो रब करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाते हैं। बस रबिंग को हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो देखिए जैसे ही अपन एक प्लास्टिक रॉड को एक किसके ऊपर, एक अनचार्ज क्लॉथ, एक कपड़े के ऊपर रब करते हैं, तो जिसके ऊपर इसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आता है, दोनों चार्ज इक्वल अमाउंट में क्रिएट होते हैं। ये मैं पहले भी आप लोगों को रबिंग का हिस्सा इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के बीच में काफी सारी गैप होती है और वो जैसे रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो बाय रबिंग द इलेक्ट्रॉन गेट एक्सचेंज, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दो चार्ज डेवलप एक साथ डेवलप होते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक के ऊपर 100 पॉजिटिव आ गया और एक के ऊपर 99 नेगेटिव, नहीं, दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट में ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। ओके, तो ये रबिंग प्रोसेस थी। नेक्स्ट वन इज कंडक्शन। अच्छा, कंडक्शन के अंदर देखिएगा ये हमारे पास फिर से एक ऐसे मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल, जिसके अंदर एटम्स भी हैं और फ्री चार्ज भी अवेलेबल है। अच्छा, अब जैसे ही हम आगे चल के एक ऐसा ये ग्लास रॉड ली हमने, कौन सी ली, बिल्कुल ग्लास रॉड, इसको रब किया तो ग्लास के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, बिल्कुल फैराडेज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से हम देखेंगे कि ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अच्छा, अब ये एक सिंपल मटेरियल, अच्छा इसका नेट चार्ज कितना है, इसका तो नेट चार्ज 0 है, अरे है ना 0, बिल्कुल। अब हमने आगे क्या देखा कि अब मैं इसको इसके साथ कांटेक्ट करता हूं, तो देखिए इसे जैसे जैसे हम आगे खसकाते जाएंगे तो ये इसको जैसे इसके साथ कांटेक्ट किया। अच्छा, जैसे कांटेक्ट किया तो यहां पर समझिए यहां पर ढेर सारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज मटेरियल। अच्छा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज मटेरियल, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये बाकी के सारे पॉजिटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में पुश करेंगे, पीछे से धक्का देंगे। अच्छा, जैसे धक्का देंगे और इधर तो अभी नेट चार्ज 0 है, यहां तो धक्का लेना, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एक चार्ज पार्टिकल इस तरफ चले जाएगा, इस बॉडी में। अच्छा, जिसकी वजह से ये पूरी बॉडी अब कौन सी चार्ज मटेरियल की हो गई, बिल्कुल इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आगे देखिएगा, अब इस दूसरे पॉजिटिव चार्ज को, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज फिर से क्या होगा, बाकी सारे इसको इधर धक्का देंगे। अच्छा, इधर भी तो एक पॉजिटिव चार्ज है, वो इसको इधर रिपेल करेगा। बट हम यहां पर देखते हैं कि इधर ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज है जो इसको इस तरफ रिपेल कर रहे हैं, इस तरफ रिपेल कर रहे हैं, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको इस तरफ। अब चूंकि बहुत सारे इधर धक्का दे रहे हैं तो इसका फोर्स कम पड़ जाएगा, जिससे ये चार्ज भी इधर। अब हम आगे देखेंगे कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि यहां पर जैसे मान लेते हैं कि यहां 4 चार्ज पार्टिकल है, तो एक दूसरी बॉडी इसके ऊपर भी 4 चार्ज पार्टिकल है। अब दोनों का फोर्स ऑफ रिपल्शन सेम हो गया। अब जैसे सेम हो गया तो अब चार्ज ना तो इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर जाएगा। तो इस प्रोसेस में
याद रखिएगा कंडक्शन की इस प्रोसेस में सबसे पहले तो हमारे पास में मटेरियल ये हमेशा कंडक्टर बॉडी में होगा, ठीक है, कंडक्टर बॉडी में होगा, याद रखिए कंडक्टर बॉडी चाहिए। दूसरा हमें चाहिए इनके बीच में कांटेक्ट देखने को मिलना चाहिए, इनके बीच में कांटेक्ट होगा। और यहाँ पर याद रखिएगा कि 100% चार्ज कभी डिलीवर नहीं होगा कि जितना चार्ज इधर है वो सारा का सारा चार्ज दूसरे मटेरियल में जाएगा क्या, नहीं, वो तब तक जाते जाएगा जब तक कि फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों मटेरियल में इक्वल टाइम पे ना आ जाए या इक्वल जैसा ना आ जाए। समझ में आया? जैसे इक्वल होगा तो फिर यहां से खेल खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और समझते हैं। तो यहां पर अच्छा ये मैं रख कर देता हूं। अब देखिए यहां पर इस प्रोसेस की खास बात क्या है कि इन दिस प्रोसेस नॉट 100% चार्ज मूव फ्रॉम बॉडी टू अदर। कंडक्शन की प्रोसेस में हम 100% चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक मूव नहीं कर सकते। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला हमारे पास में है इंडक्शन। तो इंडक्शन एक बहुत ही स्पेशल प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। यहां पर पहले इसे पढ़ के समझाने की बजाय सबसे पहले हम इसके डायग्राम वाले मटेरियल को समझते हैं। हमारे पास में फिर से एक मटेरियल है और कौन सा, बिल्कुल कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, जिसके अंदर इस तरीके से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। याद रखिएगा मैं बार बार आप लोगों को ये शब्द के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा हूं कि आप लोगों को हमेशा इसके बेसिस पे देखना है कि नेट चार्ज इसका कितना, तो नेट चार्ज 0, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास में एक दूसरा मटेरियल है, फिर से वही ग्लास रॉड जिसको अपन ने रब करके बहुत सारा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब देखिए इस वाले मटेरियल को मैं इसके पास में रखूं, बोले सर ऐसा ही तो हमने जस्ट लास्ट वाले कंडक्टर में भी किया था, लेकिन यहां पर सबसे बात क्या है कि वहां कांटेक्ट किया था, यहां कांटेक्ट करने की जरूरत है। देखिए अब जैसे ही मैं इसे पास ला रहा हूं यहां से, अब पास लाके फाइनली इतना, याद रखिएगा इसमें कांटेक्ट नहीं करना, अगर कांटेक्ट कर देंगे तो ये तो इंडक्शन वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जैसे ही यहां पर हमने इसको इसके पास मिला, अब हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले मटेरियल यहाँ के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा, यानी कि इसके सिर्फ आने की वजह से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसके सिर्फ आने की वजह से यहाँ के इस मटेरियल के अंदर के जो चार्ज हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इस तरीके से नेट चार्ज अभी भी 0, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, लेकिन इस तरीके से इस सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गए और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ। अब यहाँ पर एक बात आपने को देखने को मिलेगी कि सर इस नेगेटिव वाले चार्ज पार्टिकल को अपन क्या बोलेंगे, तो ये बंधा हुआ है, इसको बोलेंगे बाउंडेड चार्ज। कौन सा चार्ज है ये, बाउंडेड चार्ज, क्योंकि बंधा हुआ है, ये इसके अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है। जबकि ये वाला चार्ज यहाँ पर कैसा है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव में तो रिपल्शन हो रहा है, तो इस वाले चार्ज को हम बोलेंगे फ्री चार्ज, क्योंकि ये किसी से बंधा हुआ नहीं है। अब ये हो गया। अब हमने एक स्पेशल काम किया, क्या कि इसको अर्थ से कनेक्ट कर दे, ये अर्थिंग का साइन है, अर्थ से कनेक्ट कर दे। अच्छा जैसे अर्थ से कनेक्ट कर दे तो अब आप क्या देखोगे कि ये नेगेटिव वाला चार्ज मटेरियल या नेगेटिव वाला चार्ज पार्टिकल तो यही के यही है, और ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किसने, बिल्कुल कहां मूव कर गया, अर्थ। अच्छा जैसे अर्थ में मूव कर दिया, अब फिर हम अर्थ में इसके बाद से इस कनेक्शन को हटा देते हैं, इस कनेक्शन को हटा देंगे, इस बॉडी को वापस ले जाएंगे, तो हमको क्या दिखेगा, इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, ओनली यहां पर इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कितनी बढ़िया प्रोसेस है, छूने मुने की जरूरत ही नहीं, हम एक मटेरियल जो पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा मटेरियल उसको पास में लाए, इसके ऊपर हाँ जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इंड्यूस्ड, या पैदा कर दिया अपन ने, या फिर अपन बोल सकते हैं कि चार्ज का पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। चार्ज जो अलग अलग जो इसके अंदर पहले मटेरियल में सब मिक्सअप पड़े होते हैं वो अलग अलग सेपरेट हो गए। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स
ऐसा बोल सकते हैं कि सर लास्ट लेक्चर में यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है कि लास्ट टाइम तो आपने हमें बताया था कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता, फिर यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कैसे? तो स्टूडेंट्स रियलिटी में यहाँ पर ऐसा होता है कि जो अर्थ के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अर्थ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आके इन सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो लास्टली सिर्फ क्या बच जाता है? नेगेटिव चार्ज। बट हम कई बार थ्योरीज में ऐसा लिख सकते हैं, बट नेचुरली तरीका क्या है कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आकर मूव करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम अपन ने क्या रखा? इंडक्शन, क्योंकि इस पे ऊपर करंट इंड्यूस्ड कर दिया। ठीक है, तो इंड्यूस कर दिया है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना। ओके, तो इंड्यूस्ड वाला हिस्सा, ठीक है, आई होप सो काफी अच्छे से सभी को क्लियरिफाई हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड्स पे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला हिस्सा आ जाता है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी। तो चार्ज कैन बी एडेड बाय सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। इसका मतलब समझिए कि चार्ज को हम कैसे यहां पर जोड़ेंगे। जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो एक और एक पॉजिटिव चार्ज मिलकर 2, तो यहाँ पर 5 थे, यहां से हमने 10 पॉजिटिव चार्ज और दे दिए, तो 5 और 10 मिलकर कितने चार्ज हो गए? 15। सिंपल से जोड़ो। अब यहाँ पर नेगेटिव को हिस्से को भी अपने को समझना है कि हमारे पास एक बॉडी के ऊपर 10 पॉजिटिव चार्ज थे, हमने उसको 10 नेगेटिव चार्ज और दिए, तो पॉजिटिव 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव मिलकर के कितना होगा? 0। तो ये हम सिंपल उनके साइन के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसीलिए कि चार्ज को हम सिंपल रूल से जोड़ेंगे, अलजेब्रा के बेसिक रूल पॉजिटिव नेगेटिव के कॉन्सेप्ट से। सिंपल प्रॉपर्टी सबसे पहली प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इससे बहुत अच्छे से, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी क्वांटिफिकेशन, क्वांट करना। अब देखिए, अब हमने यहां पर एक चीज आया कि चार्ज बेसिकली आता है किस पे? तो चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? एक मटेरियल की प्रॉपर्टी। चार्ज बेसिकली मटेरियल पे आएगा। जैसे मैंने इसको यहां से रब किया, तो चार्ज किसके ऊपर आया? पेन के ऊपर। बात समझ में? अब इस मटेरियल के ऊपर चार्ज आ गया। अब चार्ज आ गया तो सोचिए कि जैसे ही मैं इसको यहां से तोड़ता हूं, जैसे इसके ऊपर मान लेते हैं 100 चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे ही मैं इसको तोड़ता हूं, हाफ कर दिया तो 50 चार्ज बचे, और हाफ कर दिया तो फिर हमारे पास 25 चार्ज बचे, और हाफ कर दिया तो हमारे पास 12.5 चार्ज। ठीक है, अच्छा यहां पर आप समझिए कि हमारे पास चार्ज, अब इस तरीके से जब हम छोटा करते जाएंगे तो लास्टली हमको इस यूनिवर्स का, इस दुनिया का, ठीक है, या अभी तक हमारे द्वारा खोजा गया सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, और दैट पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। अच्छा, अब सोचिए कि क्या मैं इलेक्ट्रॉन को और सेपरेट कर सकता हूं? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन को जब मैं और ज्यादा नहीं तोड़ सकता हूं, तो इसका मतलब इस चार्ज को भी तोड़ पाऊंगा नहीं। अब इस पूरे चार्ज को अपन फाइनली समझने की दृष्टि से इसका एक सिंबल बना लेते हैं E। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1। 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2E, 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 3E। इसका मतलब, और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा तो पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या पूरे के पूरे 100 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो हम सेपरेट ही नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम इस चार्ज को भी सेपरेट नहीं कर सकते। और जो चार्ज की सबसे बेसिक यूनिट है या सबसे बेसिक या एलिमेंट्री चार्ज जो है, वो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, जिसको बेसिकली अपन ने E नाम दे दिया। यानी अब हमारे पास जब भी एक जगह से दूसरी जगह तक मटेरियल, तो इलेक्ट्रॉन से ही पास होता है। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो जैसे 100 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे,
2000 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, बट कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास हाफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पास हो। ठीक है, जब हाफ इलेक्ट्रॉन पास नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर जब हाफ इलेक्ट्रॉन पास नहीं होगा तो चार्ज को भी हम हाफ नहीं कर सकते, हमेशा जाएगा तो 1.6 into 10 to the power minus, और इसी के मल्टीप्लिकेशन में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या 100 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थाउजेंड्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि जब चार्ज चलता है तो ये एक ऐसी प्रोसेस जिसको कंटिन्यूटी और एक ऐसी प्रोसेस, तो चार्ज जो है वो इस तरीके से चलता है स्टेप, मतलब सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना चार्ज होगा, दूसरा गया तो फिर इतना बढ़ गया, तीसरा गया तो इतना बढ़ गया, स्टेप वाइज। ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। ओके, तो बस इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला, चार्ज की क्वांटाइजेशन, कि हमेशा क्वांटी मतलब पूरे नंबर में इंटीग्रल मल्टीपल नंबर में जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द बॉडी इज नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी, कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, बट इट इज इंटीग्रल मल्टीपल। अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब मीनिंग समझ में आ रहा है? इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n = 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 100 होगा, थाउजेंड्स होगा, इस तरीके से इंटीग्रल मल्टीपल एक पूरा नंबर होगा। ठीक है, 1 of 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए चार्ज का हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला क्या बनता है, Q = प्लस माइनस n। प्लस वाला पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज को। और n या e का मतलब e की वैल्यू कितनी है, 1.6 into 10 to the power -90, और ये जो n है ये हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल हो, 100, 200, 5, 6, 7। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन कैन बी डिवाइडेड फर्दर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अपन डिवाइड नहीं कर सकते, देयरफॉर चार्ज इज ऑलवेज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 into 10 to the power -90 कूलम होता है। क्लियर? तो अब अपन बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, तो चार्ज की थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, अब यहां पर समझिएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि जो इस पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का जो चार्ज है वो कंजर्व है। कंजर्व का मतलब क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, तो आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। इसका मतलब यहां पर क्या है कि आइसोलेटेड चार्ज हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते। इसका मीनिंग यहां पर क्या है, आइसोलेटेड चार्ज का मीनिंग कि हम यहां पर कभी भी अगर क्रिएट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट होगा। हम एक लोटा अकेला पॉजिटिव चार्ज नहीं बना सकते हैं, एक लोटा अकेला नेगेटिव चार्ज नहीं बना सकते। तो ये चार्ज का कंजर्वेशन का लॉ कि आइसोलेटेड चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट यहां पर एक छोटी सी फिर आगे चलकर एक प्रॉब्लम आई कि ये स्टार्टिंग में तो बताइए साइंटिस्टों ने ये स्टार्टिंग में बताया कि चार्ज कंजर्व होता है, फिक्स होता है, लेकिन जैसे आइंस्टाइन आए और हमने एटम बम बनाया। अच्छा, जैसे एटम बम बनाया तो आइंस्टाइन ने बताया, आइंस्टाइन ने हमको ये स्पेशली बताया कि E = mc²। इसका मतलब E = mc², यानी कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक और चीज जानते हैं कि मास है तो मास के पास इलेक्ट्रॉन, मतलब मास के पास क्या होगा, चार्ज होगा। इसका मतलब अगर मास डिस्ट्रॉय हो रहा है तो चार्ज भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, और चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है तो फिर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया कि हमने तो सबसे पहले रूल बनाया था कि चार्ज कंजर्व होता है, बट लेकिन जैसे ये हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। अब यहाँ पर नियरली ये फिर साइंटिस्टों ने सोचा कि यार इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए नियरली उन्होंने कुछ अजम्पशंस करे। और क्या अजम्पशंस करे कि उन्होंने ऐसा माना कि जिस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन होता है उसी तरीके से एक और पार्टिकल होना चाहिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए, और दैट पार्टिकल इज पॉजिट्रॉन। उसको नाम दिया पॉजिट्रॉन। ये पहले थ्योरी सोची, और ये नियरली अभी कुछ 10-12 साल पहले ही इस पॉजिट्रॉन वाले पार्टिकल को खोजा भी गया। लेकिन इसके पहले तक ये सिर्फ थ्योरी थी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो इक्वल अमाउंट या इक्वल मास वाला
एक और पार्टिकल होता है जिसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है। और फिर वहां से एक क्रिएट हुआ कि अगर दोनों मतलब जब भी डिस्ट्रॉय होंगे तो दोनों साथ में डिस्ट्रॉय होंगे। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं कि देखिए द चार्ज इन पेयर्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। यहां पर सबसे पहले रूल ये बनाया था, लेकिन फिर जैसे ही हमने एटम बम बनाया तो हमने इसके बाद में इसी के अंदर, याद रखिएगा, इसी के अंदर एक थ्योरी और ऐड कर दी थी। और क्या थ्योरी ऐड कर दी थी? द चार्ज इन पेयर्स। हम चार्ज को पेयर्स में क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय पेयर्स में। कभी ऐसा नहीं, अगर हम क्रिएट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ बनेगा, और अगर हम खत्म करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक साथ खत्म करेंगे। तो हमने हमारी पहले की डेफिनेशन में एक ये लाइन और ऐड कर दी। अब कब हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कब क्रिएट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम डिस्ट्रॉय करके देखते हैं। तो डिस्ट्रॉय वाले में सबसे पहले हमको ये चीज दिखेगी कि डिस्ट्रॉय वाला पार्टीशन कब होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनिहिलेशन। याद रखिएगा एनिहिलेशन क्या होता है। तो ये आगे आपको जब एग्जाम्स आप लोगों की आती है तो वहां पर ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। एनिहिलेशन शब्द को ध्यान रखिएगा। कैसे? तो एनिहिलेशन में ये दिखा गया कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उसको रिकंबाइन करते हैं अपन एक इलेक्ट्रॉन के ही बराबर जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन चार्ज होता है पॉजिटिव। यानी इसे हम कहेंगे कि ये है इलेक्ट्रॉन और ये कौन सा है? पॉजिट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिक्स होते हैं, आपस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों पार्टिकल जैसे एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, जैसे बहुत तेजी से टकराते हैं तो उनके फटक अच्छे हो जाते हैं। यानी पूरी तरीके से यहां पर प्योर ये दूसरे टाइप में बन जाते हैं और ये बन जाती है गामा रेडिएशन। कौन सी? गामा रेडिएशन। लाइट बन जाते हैं, लाइट के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर अपन ने देखा कि हमने चार्ज को डिस्ट्रॉय करा, लेकिन कैसे डिस्ट्रॉय करा? तो दोनों एक साथ। यानी फिर से हमारा बेसिक रूल क्या है कि इस पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज हमेशा 0। अब नेट चार्ज 0 है तो पहले भी नेट चार्ज 0 था, और फिर से ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ डिस्ट्रॉय हुए तब भी नेट चार्ज कितना है? 0। तो इस प्रोसेस को एनिहिलेशन कहते हैं, और ये हमने एटम बम में इसको कर चुके हैं। एटम बम में यही प्रक्रिया होती है कि जिसमें क्या होता है कि हम मटेरियल को डिस्ट्रॉय करके, अब मटेरियल डिस्ट्रॉय हो रहा है इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है, और चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है इसका मतलब यहां पर क्या है कि प्योर फॉर्म में एनर्जी क्रिएट हो रही है। ओके, तो ये था, याद रखिएगा इस वर्ड को एनिहिलेशन। ठीक है, इसको एनिहिलेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में अगर हम चार्ज को क्रिएट कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो पक्का फिर इसको क्रिएट करने का भी कुछ होगा। तो अभी इस जब चार्ज क्रिएट होते हैं तो इसको पेयर प्रोडक्शन, फिर से चार्ज को हम एक साथ खत्म कर सकते हैं, तो जब बनेंगे तो भी एक साथ बनेंगे। अभी कैसे? तो ये रिसेंटली अभी है जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये देखा कि प्लेटिनियम के ऊपर जब अपन गामा रेडिएशन देते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन भी बनता है और साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉन के इक्वल अमाउंट वाला दूसरा चार्ज पार्टिकल पॉजिट्रॉन भी बनता है। तो देखिए पेयर्स में ही चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा था और पेयर्स में ही चार्ज बन रहा था। जब पेयर्स में चार्ज डिस्ट्रॉय होता है तो उस प्रोसेस को एनिहिलेशन कहते हैं, और जब पेयर्स में ही चार्ज क्रिएट होता है, रिक्रिएट होता है, तो उसे हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। यानी फाइनली चार्ज कंजर्वेशन रूल ये है कि हमारे यूनिवर्स का नेट चार्ज हमेशा कितना है? 0 रहेगा, या जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना हमेशा नेगेटिव चार्ज हमारे इस यूनिवर्स में है। और कभी भी कोई अगर कम होगा तो इक्वल अमाउंट में दोनों की कम होंगे और इक्वल अमाउंट में ही दोनों क्रिएट होंगे। तो ये था हमारे पास में पेयर प्रोडक्शन। तो ये थी हमारे पास में चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाना कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने स्टूडेंट्स दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।